नमस्कार, आप देख रहे हैं देश की बात। मैं हूं आपके साथ तन्वी सक्सेना। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। आज लोकसभा में वन नेशन वन इलेक्शन बिल होगा पेश। अर्जुन राम मेघवाल 12 बजे बिल करेंगे पेश। आज मौजूदा वित्तीय वर्ष का दूसरा अनुपूरक बजट पेश करेगी प्रदेश सरकार। 15,000 करोड़ रुपए तक होने का है अनुमान। पीएम मोदी का राजस्थान दौरा। आज जयपुर के दादिया में जनसभा को करेंगे संबोधित। भजनलाल सरकार की पहली वर्षगांठ पर समारोह का हुआ आयोजन। दिल्ली ज्ञानवापी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई। मुस्लिम पक्ष की याचिकाओं पर होगी सुनवाई। इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश को दी है चुनौती। दिल्ली एनसीआर में फिर ग्रैब 4 लागू। हवा की हालत खराब। 400 के पार पहुंचा एक्यूआई। महाकुंभ से लौटने वालों को बिना टिकट सफर पर विचार। जनरल कोच में 200 से 250 किलोमीटर का ट्रैवल कर सकेंगे। 3,000 स्पेशल ट्रेनें चलेंगी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। अब रुक करते हैं खबरों का और बड़ी खबर आपको बताते हैं, जहां संसद के शीतकालीन सत्र पर बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आज पेश होगा वन नेशन वन इलेक्शन बिल। तो बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां लोकसभा में आज पेश किया जाएगा बिल। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल करीब 12 बजे इस बिल को पेश करेंगे। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां वन नेशन वन इलेक्शन से जुड़ा विधेयक आज लोकसभा में पेश किया जाएगा। संसद के शीतकालीन सत्र से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आज लोकसभा में पेश होगा वन नेशन वन इलेक्शन बिल। आपको बता दें, आज कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल 12 बजे बिल पेश करेंगे। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। जहां विपक्ष लगातार वन नेशन वन इलेक्शन का विरोध करता आ रहा है, तो वहीं आज लोकसभा में इस बिल को पेश किया जाएगा। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां आज लोकसभा में पेश होगा वन नेशन वन इलेक्शन बिल। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल 12 बजे इस बिल को पेश करेंगे। तो देश में लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराए जाने की तैयारी चल रही है। कानून मंत्री आज संविधान संशोधन विधेयक और केंद्र शासित प्रदेश संशोधन विधेयक लोकसभा के पटल पर रखेंगे। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां आज लोकसभा में पेश होगा वन नेशन वन इलेक्शन। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ दिल्ली से विशेष संवाददाता अखिलेश जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अखिलेश जी, जहां एक तरफ विपक्ष लगातार इस बिल को लेकर हंगामा करता रहा है और विरोध में नजर आया है, तो वहीं आज लोकसभा में ये बिल पेश होगा। अखिलेश जी, केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल आज लोकसभा के सदन के पटल पर करीब 12 बजे के आसपास वन नेशन वन इलेक्शन बिल को रखेंगे और इसकी यहीं से शुरुआत होगी कि संसद के अंदर वन नेशन वन इलेक्शन के बिल को पास कराने की प्रक्रिया संसदीय प्रणाली के अंदर शुरुआत मान ली जाएगी। सदन के पटल पर रखने के बाद संसद के लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के तरफ से इसको चर्चा के प्रस्ताव पर लाया जा सकता है और इसमें सदन में चर्चा होगी। और सदन में चर्चा होने के बाद इस बिल को अगर आम राय बन जाती है तो इसको एज इट पास कर लिया जाएगा। और अगर विपक्ष सांसद सत्ता पक्ष के साथ मिलकर इस पर एक राय एक सहमति नहीं बनाते हैं और चर्चा और इसमें हंगामे का दौर अगर संसद के लोकसभा सत्र में देखने को मिल सकता है। और अगर लोकसभा के सदन में अगर इस तरह की सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच वन नेशन वन इलेक्शन बिल को पास करने के लिए नोक झोंक अगर दिखाई देती है तो इस बिल को संसदीय कमेटी को भेजा जा सकता है, यानी कह सकते हैं संयुक्त संसदीय कमेटी जेपीसी को भेजा जाएगा, जहां पर
सभी सत्ता पक्ष और विपक्ष के कई सांसदों को उसमें सदस्य और उपाध्यक्ष और अध्यक्ष के तौर पर शामिल किया जाएगा। फिलहाल कमेटी का जो सदस्य होंगे वो सत्ता पक्ष विपक्ष को, लेकिन अध्यक्ष मानकर चला जाता है सत्ता पक्ष का ही रहेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जब याद किया जाए कि जब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जब संसद के इन चुनाव को लेकर, आम चुनाव को लेकर, देश में कोई भी होने वाले चुनाव को लेकर जब संविधान का निर्माण हो रहा था, संविधान तैयार किया जा रहा था, उस समय भी इसको चर्चा की गई थी क्यों न सभी आम चुनाव एक साथ कराने की इसमें शर्त शामिल की जाए। लेकिन उस समय भी इस पर एक राय नहीं बन पाई थी, इसलिए संसद के शीतकालीन सत्र में उस चीज की कमी को पूरा करने के लिए शायद वन नेशन वन इलेक्शन बिल को लाकर वो पूरा किया जाने की संभावना कही जा सकती है। फिलहाल राय उस समय भी नहीं बन पाई थी जब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान लिख रहे थे, तैयार कर रहे थे। और आज भी वही हालत है कि संसद के शीतकालीन सत्र में आज लोकसभा में के पटल पर करीब 12 बजे संसदीय कार्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल जब वन नेशन वन इलेक्शन बिल को रखेंगे तो सत्ता पक्ष और विपक्ष का रुख देखने लायक होगा। सत्ता पक्ष पास कराना चाहता है, हर हालत में इस बिल को पास करा के और आगामी दिनों के चुनाव में लागू करना चाहता है। वहीं विपक्ष इसमें एक मत, एक राय और अपनी सहमति नहीं जता रहा है। वो तमाम तरह की बिल्कुल अखिलेश जी, और ये तो बिल्कुल तय है कि लोकसभा में आज की कार्रवाई काफी हंगामेदार रहने वाली है। लेकिन जानकारी ये भी मिल रही है कि कांग्रेस ने आज इमरजेंसी मीटिंग भी बुलाई है इसको लेकर क्या जानकारी है आपके पास अखिलेश जी? देखिए, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों के तरफ से इसके लिए तैयारी की गई है। कांग्रेस के तरफ से जो मीटिंग बुलाई गई है उसमें सांसदों के साथ मिलकर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे इसके लिए बिल्कुल एक रणनीति तैयार करेंगे कि सभी सांसदों की एक राय, एक मत, एक आवाज लोकसभा के सदन में दिखनी चाहिए और इसकी रणनीति क्या होगी। उसके साथ ही साथ वन नेशन वन इलेक्शन बिल पेश होगा, उस पर कांग्रेस के सांसदों को अपनी प्रतिक्रिया देनी है या प्रतिक्रिया सदन के बाहर नहीं देनी है। सभी को एक साथ एक लामबंद रहना है। इसके लिए कांग्रेस के तरफ से व्हिप जारी गई है, हर सांसद को सदन में मौजूद रहना है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के तरफ से कल ही व्हिप जारी कर दी गई थी और व्हिप में कहा गया था भारतीय जनता पार्टी का हर सांसद को सदन के अंदर लोकसभा में मौजूद रहना अनिवार्य है। ठीक है अखिलेश जी, आप हमारे साथ बने रहिए, हम आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। और ये बड़ी खबर आपको वन नेशन वन इलेक्शन बिल से जुड़ी बता रहे हैं, जहां आज लोकसभा में करीब 12 बजे कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल इस बिल को लोकसभा में पेश करेंगे। खबरों में आगे बढ़ते हैं। दिल्ली से एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं, जहां पीएम मोदी का आज राजस्थान दौरा है। आपको बता दें, जयपुर के दादिया में जनसभा को संबोधित करते नजर आएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। भजनलाल सरकार की पहली वर्षगांठ पर यह समारोह है। इस समारोह में शामिल होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये बड़ी खबर आपको दिल्ली से बता रहे हैं, जहां पीकेसी ईआरसीपी के शिलान्यास लोकार्पण करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आज राजस्थान के दौरे पर हैं पीएम मोदी। जयपुर के दादिया में जनसभा को संबोधित करते नजर आएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आपको बता दें, भजनलाल सरकार की पहली वर्षगांठ पर समारोह है और इस समारोह में शिरकत करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ अखिलेश जी लगातार बने हुए हैं। अखिलेश जी, आज राजस्थान के दौरे पर हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और क्या कुछ जानकारी, क्या अपडेट आपके पास अखिलेश जी? राजस्थान सरकार के बने हुए 1 साल आज पूरे हो रहे हैं। इस अवसर पर राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के द्वारा अपनी सरकार के 1 साल सफलतापूर्वक पूरे होने पर जश्न का कार्यक्रम कहा जा सकता है रखा गया है। जश्न कार्यक्रम को मनाने के लिए 1 साल को सेलिब्रेट करने के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की तरफ से
बाकायदा जयपुर में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इसके लिए दादिया गांव को चुना गया है और दादिया गांव के चुनने के पीछे वजह भी है। वहां पर एक बड़ा सा ग्राउंड है जहां पर भारी संख्या में लोगों को पूरे राज्य भर से बुलाया जा रहा है। वहां पर भीड़ इकट्ठा होगी। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां शामिल होने के लिए दिल्ली से पहुंच रहे हैं। और प्रधानमंत्री मोदी जब राजस्थान सरकार के 1 साल पूरे होने पर जो कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है उसमें प्रधानमंत्री मोदी बताएंगे कि कैसे डबल इंजन की सरकार से राजस्थान विकास की आसमान को छू रहा है और वहां पर क्या क्या कार्यक्रम प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार के साथ मिलकर यानी डबल इंजन की सरकार चला रही इन योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी प्रधानमंत्री आज करेंगे, जिनको लेकर राजस्थान की भजन लाल सरकार आगे बढ़ेगी। और ये कार्यक्रम इसलिए भी मनाया जा रहा है ताकि राजस्थान की जनता को भरोसा दिलाया जा सके कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार राजस्थान में आई है और राजस्थान की सरकार किस तरह से वहां की जनता के लिए काम कर रही है और किस तरह की जनता के लिए योजनाओं को लेकर आ रही। इन तमाम चीजों का आज खाका पूरा राजस्थान की सरकार के तरफ से तैयार किया गया है और जिसका शिलान्यास और उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी ददिया गांव में जब राजस्थान की सरकार का 1 साल पूरे होने का जश्न का कार्यक्रम होगा उसमें करेंगे। ठीक है अखिलेश जी, आप हमारे साथ बने रहिए, हम आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। और ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जहां आज राजस्थान के दौरे पर हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। भजन लाल सरकार की पहली वर्षगांठ पर समारोह का आयोजन किया गया है। देश की बात में आगे बढ़ते हैं। दिल्ली से एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं जहां ज्ञानवापी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी। मुस्लिम पक्ष की याचिकाओं पर आज सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई है। आपको बता दें सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद प्रबंधन समिति को नोटिस जारी किया। हिंदू याचिकाकर्ताओं की दाखिल याचिका पर नोटिस जारी। ये बड़ी खबर आपको दिल्ली से बता रहे हैं जहां सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद प्रबंधन समिति को जारी किया नोटिस। मुस्लिम पक्ष की याचिकाओं पर आज सुनवाई होगी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ अखिलेश जी बने हुए हैं। अखिलेश जी, ज्ञानवापी को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। मुस्लिम पक्ष की याचिकाओं पर आज शीर्ष अदालत में सुनवाई होगी। अखिलेश जी, सुप्रीम कोर्ट में मुस्लिम पक्ष यानी कह सकते हैं कि वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद के मामले में मुस्लिम पक्ष के तरफ से एक याचिका दाखिल करके वहां पर एप्लीकेशन लगाई गई और उसमें कहा गया कि जो सर्वे हो रहा है उसको रोका जाए और उसके साथ ही साथ जो हिंदू पक्ष वहां पर गतिविधियां शुरू कर रहे हैं उनको भी रोका जाए। इन्हीं चीजों को लेकर सुप्रीम कोर्ट के में जो मुस्लिम पक्ष की तरफ से मांग की गई थी इस पर अपना मत रखने के लिए और उनके तरफ से अपना पक्ष रखने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा 2 नोटिस जारी किए। पहला नोटिस उसके बाद हिंदू समिति की तरफ से रखा गया है कि जो ज्ञानवापी मामले की अगुवाई कर रहा है उसको कहा गया है कि आप अपना पक्ष रखिए। इसके साथ ही साथ दूसरा जो भूत तत्व विभाग जो वहां का सर्वे कर रहा है, ज्ञानवापी मस्जिद का जो सर्वे चल रहा है कि वो पुराना मंदिर था या नहीं था, वहाँ हिंदू धर्म स्थल था या नहीं था, वहां पहले पूजा पाठ होते थे नहीं, वहां पर हिंदू धर्म और मंदिर से जुड़े हुए क्या क्या चिन्ह मिले हैं और क्या क्या वहां पर और है, इसको लेकर भी उस पर एक विस्तृत रिपोर्ट सर्वे मांगी गई है जिसको पुरातत्व विभाग से कहा गया है कि आप उसको सुप्रीम कोर्ट में हाजिर होइए और अपना पक्ष रखिए। तो आज सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की अगुवाई में जब आपकी सुनवाई होगी तो सुनवाई में हिंदू पक्ष, मुस्लिम पक्ष और पुरातत्व विभाग तीनों पक्षों को मौजूद रहने के लिए कहा गया और साथ ही साथ तीनों पक्षों से ये भी कहा गया है कि वो अपने पक्ष में जो नोटिस दिया गया है उसके जवाब के साथ अपना जवाब भी दाखिल करें ताकि सुप्रीम कोर्ट आगे की सुनवाई इस पर करना है तो किस दिशा में करना है, इस सुनवाई को लेकर आगे क्या करना है, उन सारी चीजों को लेकर आज के जो नोटिस दिए गए थे उन पर जवाब दाखिल होगा, उस पर आगे की कार्रवाई निर्भर करेगी।
जी बिल्कुल अखिलेश जी, आप हमारे साथ बने रहिए, हम आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। और ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां आज ज्ञानवापी मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से हाजिर रुक करते हैं खबरों का। बात कर रहे हैं दिल्ली की। दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां एनसीआर में ग्रैब 4 की पाबंदियां लागू की गई हैं। आज से 5वीं तक की क्लास हाइब्रिड मोड में चलेंगी। ये बड़ी खबर आपको दिल्ली से बता रहे हैं। डीजल वाले कमर्शियल वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया गया है। दिल्ली एनसीआर में ग्रैब 4 की पाबंदियां लागू की गई हैं। आपको बता दें, बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए ये पाबंदियां लागू की गई। दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां एनसीआर में ग्रैब 4 के लिए पाबंदियां लागू। आज से 5वीं तक के स्कूल बंद किए गए और साथ ही डीजल वाले कॉमर्शियल वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया गया है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ अखिलेश जी जुड़े हुए हैं। अखिलेश जी, दिल्ली एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए ग्रैब 4 के तहत कई पाबंदियां लगाई गई हैं, और क्या कुछ जानकारी है आपके पास? देखिए, आपको बता दें कि दिल्ली में ग्रैब 4 इसलिए लागू किया गया है कि ग्रैब 4 लागू करने की मजबूरी भी बन गई थी, क्योंकि दिल्ली का वायु प्रदूषण है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। फिलहाल कम हुआ था, आज फिर बढ़ गया। इसका वायु गुणवत्ता सूचकांक की बात की जाए तो दिल्ली का ये 450 के आंकड़े को पार कर गया है। तो ये सरकार की मजबूरी बन गई थी और एलजी की तरफ से भी कदम उठाना भी एक बहुत जरूरी हो गया था कि दिल्ली में प्रदूषण अगर बढ़ता रहा इसी कदर तो लोगों को बहुत ही जान पर खतरा जैसा बन सकता है, खासकर उन लोगों के लिए जिनकी उम्र ज्यादा है और सांस की बीमारियां हैं। आपको बता दें कि जब लगातार ये कल ही से लगने लगा था कि दिल्ली एनसीआर मौसम विभाग के अनुसार कि यहाँ का वायु गुणवत्ता सूचकांक कल ज्यादा खराब हो सकता है, तो देर शाम ये सरकार और एलजी की तरफ से फैसला लिया गया कि दिल्ली में क्यों न ग्रेड 4 लागू कर दिया जाए। यानी ग्रेड 4 के तहत हो सकता है कि जो डीजल वाहन की है उनकी एंट्री पर रोक लगा दी जाएगी। इस बार ये किया गया है कि जो कमर्शियल वाहन है उनको दिल्ली की सीमा के अंदर प्रवेश करने नहीं दिया जाएगा। अगर ये प्रवेश करेंगे तो पुलिस की जिम्मेदारी बनती है, पुलिस की ही जवाबदेही होगी कि उन पर वो कार्रवाई करे। अगर कार्रवाई नहीं करता तो इसके लिए पुलिस को जिम्मेदार मानकर कार्रवाई की जाएगी। दूसरा ये है कि ग्रेड 4 में जो स्कूल्स हैं जहां पर बच्चों को परेशानी होती है, तो 1 से 5 तक के स्कूलों की बात की जाए तो इनको भी बंद करने का फैसला ग्रेड 4 के तहत लिया गया। हालांकि ग्रेड 3 तक सारे फैसले दिल्ली सरकार लिया करती है, लेकिन जब ग्रेड 4 का मामला आ जाता है तो सारा का सारा अधिकार एलजी के पास चला जाता है। तो अब एलजी को एक के बाद एक फैसले लेने हैं कि वो वायु प्रदूषण को लेकर और दिल्ली की जो आबो हवा खराब हो रही है, हवा यहाँ की जहरीली होती जा रही है, खराब स्थिति में दर्ज हो रही है, इसको लेकर एलजी को क्या फैसला लेना है, क्या फैसला नहीं लेना है। तो एलजी अब अपने हिसाब से इन सारे फैसलों को करेंगे और इन फैसलों के आधार पर ही दिल्ली की जो आबो हवा को सुधार करने के लिए दिल्ली की सरकार को क्या कदम उठाने हैं वो भी निर्देश एलजी की तरफ से दिए जाएं। अगर दिल्ली की सरकार की बात की जाए, खासकर मुख्यमंत्री आजसी के द्वारा लगातार बयान दिए जा रहे हैं और उनके तरफ से कहा भी जा रहा है कि वो दिल्ली की आबो हवा को सही करने के लिए, वायु गुणवत्ता सूचकांक में सुधार लाने के लिए और आम पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम जहां पर जो प्रदूषण फैलाते हैं उन पर कार्रवाई करने की वो बात कर सकती हैं। उनमें सबसे बड़ी बात है कि सेंटर जो दिल्ली में चल रहे हैं उनको अच्छे से रन करने पर फोकस सरकार कर रही है। दूसरा क्या है, स्मोक गन का इस्तेमाल उन इलाकों में बहुत ज्यादा किया जा रहा है जहां पर प्रदूषण ज्यादा होता है, वाहनों की आवाजाही बहुत होती है, ट्रांसपोर्ट वहां पर ज्यादा ब्रेक करता है।
ज्यादा देर तक ट्रांसपोर्ट रुकता है वहां पर भी स्मॉग गन से लगातार बौछार की जा रही है ताकि प्रदूषण कम किया जाए। तीसरा क्या है कि पानी के टैंकरों का इस्तेमाल किया जा रहा है जिनके सड़कों को नमी की जाती है, सड़कों पर छिड़काव किया जाता है, फव्वारे चलाए जा रहे हैं ताकि प्रदूषण को कम किया जाए। लेकिन मूल वजह यहाँ पर यह है कि दिल्ली के अंदर ट्रैफिक बहुत ज्यादा है, वाहनों की आवाजाही ज्यादा है। प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए वाहनों पर जब तक कार्रवाई नहीं होगी तब तक इसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता। अगर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के दौर की बात की जाए कि जो पिछली बार इसी तरह का वायु प्रदूषण बढ़ा था, वायु गुणवत्ता सूचकांक खराब हुआ था, तो अरविंद केजरीवाल के द्वारा कई कठोर कदम उठाए गए थे। भले ही वहां ग्रेड 3 तक ही लेवल तक बात थी, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने ऑड इवन को लागू कर दिया था कि जो वाहन ऑड संख्या वाला है उसके गाड़ी का नंबर है वो एक दिन चलेगा और जो इवन संख्या वाला है वो दूसरे दिन चलेगा। तो इस तरह से करके 50% गाड़ियों को उन्होंने तत्काल ब्रेक कर दिया था। दिल्ली के अंदर जो आज गाड़ी एंट्री होती थी वो कल एंट्री नहीं होती, जिसकी कल एंट्री होती थी उसकी परसों एंट्री नहीं होती। मतलब इस तरह से 50% वाहनों को रोक कर उन्होंने और पराली जलाने पर शिकंजा कसकर किसानों को समझाकर किसानों को केमिकल फ्री में बांट कर कि किस तरह से पराली को खत्म करें। लेकिन अब पराली का समय तो निकल चुका है, फिर भी दिल्ली का बिल्कुल अखिलेश जी, आप हमारे साथ बने रहिए, हम आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। और जिस तरीके से एनसीआर में ग्रैब 4 की पाबंदियां लागू की गई हैं बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए, दिल्ली एनसीआर में ग्रैब 4 की पाबंदियां लागू की गई। देश की बात में यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देश की बात में एक बार फिर से हाजिर रुक करते हैं खबरों का। लगातार बात कर रहे हैं दिल्ली की। दिल्ली से एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं जहां आज AQI 450 के पार दर्ज किया गया है। दिल्ली में कई इलाकों में बढ़ा प्रदूषण। दिल्ली में आज AQI 421 दर्ज किया गया। कई इलाकों में प्रदूषण का स्तर बढ़ा है। आपको बता दें अलीपुर में AQI 454 दर्ज किया गया और इसी के साथ आनंद विहार में 467, तो वहीं अशोक विहार में 459, बवाना में 467 AQI दर्ज हुआ और कई इलाकों में AQI 400 के पार दर्ज हुआ है। एक एक करके नाम भी हम आपको बता रहे हैं, जहां बुराड़ी में 449, जहांगीरपुरी में 468 और इसी के साथ नेहरू नगर में 463 और पंजाबी बाग में 455 AQI दर्ज किया गया। रोहिणी में 464, विवेक विहार में 462 और वजीरपुर में 449 दर्ज किया गया। दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, राजधानी दिल्ली से अहम जानकारी, जहां आज AQI 450 के पार दर्ज किया गया। दिल्ली में कई इलाकों में प्रदूषण बढ़ा। देश की बात में अब बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की और लखनऊ से बड़ी खबर आपको बताते हैं, जहां आज विधानसभा में पेश होगा अनुपूरक बजट। लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 15,000 करोड़ तक का बजट पेश हो सकता है। महाकुंभ में केंद्रित होगा अनुपूरक बजट और बजट को आज कैबिनेट से मंजूरी मिलेगी। लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, राजधानी लखनऊ से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां आज विधानसभा में पेश होगा योगी सरकार का दूसरा अनुपूरक बजट और बजट को आज कैबिनेट से मंजूरी मिलेगी। ये बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां आज विधानसभा में पेश होगा अनुपूरक बजट।
तो लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां आज विधानसभा में पेश होगा योगी सरकार का दूसरा अनुपूरक बजट। आज विधानसभा में पेश होगा अनुपूरक बजट। 15,000 करोड़ तक का बजट हो सकता है। महाकुंभ पर केंद्रित होगा अनुपूरक बजट। राजधानी लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां महाकुंभ पर केंद्रित होगा अनुपूरक बजट और बजट को आज कैबिनेट से मंजूरी मिलेगी। लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आज विधानसभा में पेश होगा अनुपूरक बजट। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ शिवा शर्मा जुड़ गए हैं। शिवा, आज विधानसभा में पेश होगा योगी सरकार का दूसरा अनुपूरक बजट। सबसे पहला सवाल इस बजट में, क्योंकि जानकारी ये है कि कई परियोजनाओं को धनराशि मिल सकती है, तो कौन सी वो महत्वपूर्ण परियोजनाएं होंगी, इसको लेकर क्या जानकारी है आपके पास? शिवा, पूरक बजट होगा जिसका आकार लगभग 14,000 करोड़ है और इस बजट का ज्यादातर जो हिस्सा है उसको महाकुंभ में इस्तेमाल होगा। उसको जो पैसा होगा, क्योंकि महाकुंभ इस बार यूपी के प्रयागराज में एक बहुत बड़ा आयोजन हो रहा है। इस वर्ष जो लक्ष्य रखा है पर्यटन विभाग ने, वो 10 करोड़ के श्रद्धालुओं को रखा है। तो लोगों के आने जाने के लिए क्या कुछ सुविधाएं होंगी, ट्रैवल को लेकर के, वहां पर इस अस्थायी व्यवस्था को लेकर के, तो उन सब में जो रकम लगेगी उसका एक महत्वपूर्ण जो हिस्सा है वो महाकुंभ में ही जाएगा। और इसके लिए जो सरकार है उस अनुपूरक बजट को पेश करने से पहले उसे कैबिनेट में पास कराएगी और लगभग कुछ ही देर बाद जो लखनऊ में मुख्यमंत्री आवास है सीएम योगी आदित्यनाथ का, वहां पर वो पूरा जो कैबिनेट बैठक होगी उसको पहले वहां पास कराया जाएगा। उसके बाद 12 बजे विधानसभा के अंदर पटल के अंदर जो संसदीय कार्य मंत्री हैं सुरेश खन्ना उस पूरे बजट को पेश करेंगे और पास कराएंगे। तो जनवरी में जो महाकुंभ शुरू होगा वो ज्यादातर जो उसका बजट का जो हिस्सा है वो उसके लिए जारी किया जाएगा, जिसमें स्वास्थ्य व्यवस्था, परिवहन योजना, जो विकास से जुड़ी जो योजनाएं हैं, उस सब में जो बजट का जो हिस्सा है वो पूरा इस्तेमाल होगा। तो आज का दिन विधानसभा सत्र का दूसरा दिन है और बहुत महत्वपूर्ण दिन है। और जब अनुपूरक बजट पेश होगा विधानसभा के अंदर तो विपक्षी किस तरीके की प्रतिक्रिया देते हैं, ये जरूर देखने वाली बात होगी। बिल्कुल, महाकुंभ पर केंद्रित बजट तो ये है ही, लेकिन साथ ही साथ ये भी जानकारी है कि बजट का जो बड़ा हिस्सा है वो उन योजनाओं के लिए होगा जिसे जल्द पूरा करना है, जैसे जेवर एयरपोर्ट हो गया, गंगा एक्सप्रेसवे हो गया। शिवा, देखिए, बिल्कुल जो अधूरी पड़ी विकास की योजनाएं हैं उस पर भी ये सारा बजट का जो लगभग हिस्सा है उसमें भी जाना है। आपने सही कहा है कि जो एक्सप्रेसवे के जो काम अधूरे पड़े हुए हैं उनको भी पूरा करना है, जो मूलभूत ढांचे हैं जो विकास परियोजनाओं के उनको भी पूरा करना है। तो बजट का कुछ हिस्सा इसके लिए भी जारी होगा। तो 14,000 करोड़ रुपए एक बहुत बड़ी राशि होती है और तकरीबन इसमें का जो हिस्सा है वो लगभग विकास परियोजनाओं के लिए भी जारी होगा। तो महाकुंभ के लिए एक बहुत बड़ा हिस्सा और उसके बाद जो रकम बचेगी उसको विकास परियोजनाओं में इस बजट को यूज करना सरकार की प्राथमिकता रहेगी। बिल्कुल शिवा, आप हमारे साथ बने रहिए, हम आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। और ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, राजधानी लखनऊ से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां आज विधानसभा में पेश होगा योगी सरकार का दूसरा अनुपूरक बजट। देश की बात में फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से हाजिर हैं, रुक करते हैं खबरों का। बात कर रहे हैं लखनऊ की। लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां योगी कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक आज सीएम योगी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक होगी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 5 केडी सीएम आवास पर कैबिनेट की बैठक। आपको बता दें, कैबिनेट बैठक में अनुपूरक बजट पर मुहर लगेगी। ये बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं। राजधानी लखनऊ से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां योगी कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक आज होगी। अनुपूरक बजट पर लगेगी मुहर। ये बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं। लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां योगी कैबिनेट की आज महत्वपूर्ण बैठक। सीएम योगी की अध्यक्षता में होगी कैबिनेट की बैठक। लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पांच केडी सीएम आवास पर होगी कैबिनेट बैठक। कैबिनेट की बैठक में अनुपूरक बजट पर मुहर लगेगी। ये बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ अनिकेत तिवारी जुड़ गए हैं। अनिकेत, आज योगी कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है। इस बैठक से जुड़ी क्या कुछ जानकारी आपके पास? बात की जाए उत्तर प्रदेश की, तो कैबिनेट बैठक आज आहूत की गई है। और बात करें कि विधानसभा सत्र की, तो विधानसभा सत्र को देखते हुए ये जो कैबिनेट की बैठक है बेहद महत्वपूर्ण है। और हमारी मौजूदगी से मुख्यमंत्री 5 कालिदास मार्ग आवास पर है, और हम अपने सहयोगी से कहेंगे कि आपको कैमरा पैन करके दिखाएं कि तमाम जो मंत्री हैं वो पहुंच चुके हैं मुख्यमंत्री आवास पर, और जो बैठक है उसकी शुरुआत हो चुकी है। साफ तौर पर अगर तन्वी बात करें तो इस अनुपूरक बजट से पहले उत्तर प्रदेश सरकार की जो कैबिनेट की बैठक है, इसमें
पर कहीं ना कहीं चर्चा होगी और मोहर लगती हुई नजर आएगी। इसके साथ ही जो उत्तर प्रदेश सरकार का जो अनुपूरक बजट जो आज प्रदेश सरकार के जो वित्त मंत्री सुरेश खन्ना है जो आज बजट जो पेश करेंगे सदन में, तो साफ तौर पर उस पर भी कहीं ना कहीं कई पहलुओं पर आज प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ चर्चा करते हुए नजर आएंगे और उनकी अध्यक्षता में आज ये कैबिनेट की बैठक आज आहूत की गई है। और बता दें आपको कि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य हो या फिर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक हो, मंत्री राकेश सचान हो, दारा सिंह चौहान हो, ओम प्रकाश राजभर हो, जो सहयोगी दल है भारतीय जनता पार्टी के, वो सभी मंत्री 5 कैलाश मार्ग आवास पहुंच चुके हैं और जो बैठक की जो शुरुआत है वो तन्वी हो चुकी है और साफ तौर पर कई ऐसे महत्वपूर्ण जो अहम प्रस्ताव होंगे उन पर मोहर लगेगी। इसके साथ ही जैसा कि मैंने बताया कि अनुपूरक बजट को लेकर भी इस कैबिनेट जो अनुपूरक बजट आज पेश होने वाला है उसको भी आज उसको देखेंगे और समझेंगे और साफ तौर पर उस पर चर्चा होती हुई नजर आएगी। तन्वी बिल्कुल अनिकेत, और कैबिनेट की बैठक में अनुपूरक बजट पर मोहर लगेगी ये तो तय है, लेकिन कई और भी अहम मुद्दे होंगे जिन पर चर्चा होगी। तो क्या वो कौन से मुद्दे होंगे, इसको लेकर कोई जानकारी आपके पास अनिकेत? देखिए तन्वी, अगर बात करें तो प्रदेश सरकार का जो अनुपूरक बजट है उसमें चाहे स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, रोजगार हो, इन तमाम आयामों को, तमाम पहलुओं को कहीं ना कहीं छूने का प्रयास अनुपूरक बजट में किया जाएगा। अगर बात करें इस कैबिनेट की बैठक में तो कई, जैसे कि मैंने बताया, चाहे शिक्षा की बात हो, स्वास्थ्य की बात हो या फिर प्रदेश के चौमुखी विकास की बात हो, और सबसे बड़ी बात जो महाकुंभ 2024 में जनवरी में शुरू होने जा रहा है, उस महाकुंभ को लेकर भी कई अहम जो मुख्य बिंदु होंगे वो इस बजट में देखने को मिलेंगे। इसके साथ ही अगर बात करें तन्वी कैबिनेट की बैठक में तो महाकुंभ को लेकर भी जो विस्तार पूर्वक जो चर्चा है वो तमाम मंत्रियों के साथ में आज प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ इस कैबिनेट की बैठक में करते नजर आएंगे। हालांकि ये देखना बेहद दिलचस्प होगा कि जब उत्तर प्रदेश सरकार के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना आज सदन में जब बजट पेश करेंगे तो उस बजट में किन किन बिंदुओं को, किन किन पहलुओं को छुआ गया है और किन किन आयामों को प्रदेश सरकार ने छूने का प्रयास किया है। तो साफ तौर पर आज बेहद महत्वपूर्ण और अहम ये बैठक मानी जा रही है। हालांकि कुछ देर ये बैठक चलेगी, उसके बाद से सदन की कार्रवाई भी शुरू होनी है। और बात करें अगर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ की, जैसा कि मैंने बताया कि साफ तौर पर प्रदेश को चौमुखी विकास देने का जो प्रयास प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ का है, और बात करें अगर जिस तरह से अर्थव्यवस्था को लेकर प्रदेश सरकार काम कर रही है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भी कहना है कि आने वाले समय में उत्तर प्रदेश की जो इकोनॉमी है उसको 1 ट्रिलियन तक लेकर जाना है, तो साफ तौर पर उस इकोनॉमी को छूने के लिए हर क्षेत्र में, हर सेक्टर में काम करने की बेहद आवश्यकता है। और जैसे कि मैंने बताया, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो या फिर रोजगार हो, इन तमाम पहलुओं को कहीं ना कहीं छूने के साथ साथ उन पर चर्चा होगी और कई अहम महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर इस कैबिनेट की बैठक में मोहर लगती हुई नजर आएगी। तन्वी बिल्कुल अनिकेत, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और ये लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, राजधानी लखनऊ से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां योगी कैबिनेट की आज महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, फिलहाल यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देश की बात में एक बार फिर से हाजिर है, रुक करते हैं खबरों का। लगातार बात कर रहे हैं लखनऊ की। लखनऊ से एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं, जहां विधानसभा में नव सुसज्जित प्रेस रूम का उद्घाटन आज। ये बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना आज उद्घाटन करेंगे। सुबह 10:15 पर विधानसभा में प्रेस रूम का उद्घाटन होगा। लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां विधानसभा में नव सुसज्जित प्रेस रूम में उद्घाटन आज। राजधानी लखनऊ से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना आज उद्घाटन करेंगे। करीब 10:15 पर विधानसभा में प्रेस रूम का उद्घाटन। विधानसभा में नव सुसज्जित प्रेस रूम का उद्घाटन आज। लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं।
बढ़ते हैं आगे खबरों में। एशियाई शेरों के संरक्षण के लिए गुजरात वन विभाग ने जूनागढ़ में स्थित गिर राष्ट्रीय उद्यान में एडवांस सिस्टम शुरू किया है। वरिष्ठ वन अधिकारियों के मुताबिक नई प्रणाली के तहत लगाए गए एडवांस कैमरे वास्तविक समय में वन्य जीवों को ट्रैक कर सकते हैं। इन कैमरों से 1 किलोमीटर की दूरी तक जानवरों का पता लगाया जा सकता है। ये रिपोर्ट देखिए। एशियाई शेरों के संरक्षण के लिए गुजरात वन विभाग ने जूनागढ़ में स्थित गिर राष्ट्रीय उद्यान में एडवांस सिस्टम शुरू किया है। वरिष्ठ वन अधिकारियों के मुताबिक नई प्रणाली के तहत लगाए गए एडवांस कैमरे वास्तविक समय में वन्य जीवों को ट्रैक कर सकते हैं। इन कैमरों से 1 किलोमीटर की दूरी तक जानवरों का पता लगाया जा सकता है। जो स्पीड मॉनिटरिंग सिस्टम है वहाँ पे हमारे 3 टाइप के कैमरा भी लगे हुए हैं। PTZ कैमरा, ANPR कैमरा भी लगा हुआ है एंड ऑप्टिकल कैमरा लगा हुआ है। डिस्प्ले यूनिट्स भी वहाँ पे अराउंड 20 डिस्प्ले यूनिट्स भी आपको देखने को मिलेगा। स्पीड स्लो करने के लिए नंबर प्लेट्स देखने को मिलेगा और काफ़ी सारे जो एनिमल्स जो क्रॉस करते हैं वो रोड से, तो उसका भी वीडियोस एंड फोटोज हमें इंस्टेंटली मिल जाता है और उसमें जो है इट हेल्प्स अस, इट इज़ हेल्पिंग द स्टाफ ऑल्सो टू सेव दैट वाइल्ड लाइफ। अधिकारियों का भरोसा है कि नई पहल से वन्यजीव संरक्षण और पर्यटक दोनों की सुरक्षा और बेहतर तरीके से हो सकेगी। एशियाई शेरों की आवाजाही पर नजर रखने के अलावा ये सिस्टम जंगल की पटरियों पर वाहनों की आवाजाही को प्रबंधित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जिससे दुर्घटनाओं का खतरा काफी कम हो जाता है। बढ़ते हैं आगे खबरों में। लखनऊ से एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। राजधानी लखनऊ से एक और अहम जानकारी, जहां सीएम आवास पर कैबिनेट बैठक। ये बड़ी खबर आपको राजधानी लखनऊ से बता रहे हैं। अनुपूरक बजट से पहले सीएम आवास पर बैठक। कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मंत्रियों का सीएम आवास पर पहुंचना शुरू हुआ। तो लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां सीएम आवास पर कैबिनेट की बैठक। अनुपूरक बजट से पहले सीएम आवास पर बैठक। कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगेगी इस बैठक में। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मंत्रियों का सीएम आवास पर पहुंचना शुरू। राजधानी लखनऊ से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां सीएम आवास पर कैबिनेट की बैठक। अनुपूरक बजट से पहले सीएम आवास पर यह बैठक हो रही है, जिसमें सभी मंत्रियों का पहुंचना भी शुरू हो गया है और साथ ही इस बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगेगी, आपको बता दें। और उससे पहले इस बैठक में शामिल होने के लिए सभी मंत्रियों का सीएम आवास पर पहुंचना शुरू हो गया है। लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां अनुपूरक बजट से पहले सीएम आवास पर महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है। मंत्री स्वतंत्र देव सिंह और गिरीश यादव पहुंचे। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद भी पहुंच चुके हैं। ये बड़ी खबर आपको राजधानी लखनऊ से बता रहे हैं, जहां सीएम आवास पर कैबिनेट की बैठक होने वाली है और सभी मंत्रियों का पहुंचना भी शुरू हो गया है। अनुपूरक बजट से पहले सीएम आवास पर यह बैठक होनी है, जिसमें कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगेगी। ये बड़ी जानकारी आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी पहुंच चुके हैं। तो इस बैठक से जुड़ी बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर इस बैठक में मुहर लगेगी। तो वहीं मंत्रियों का सीएम आवास पर पहुंचना भी शुरू हो गया है। मंत्री स्वतंत्र देव सिंह पहुंचे हैं और साथ ही गिरीश यादव भी पहुंच चुके हैं और इसी के साथ डिप्टी सीएम केशव प्रसाद भी सीएम आवास पर पहुंच चुके। ये बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां सीएम आवास पर कैबिनेट की बैठक होनी है। इस बैठक से जुड़ी बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां अनुपूरक बजट से पहले सीएम आवास पर ये बैठक होगी, जिसमें कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगेगी। ये बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां इस बैठक में शामिल होने के लिए मंत्रियों का पहुंचना भी सीएम आवास पर शुरू हो गया है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी पहुंच चुके हैं। ये बड़ी खबर आपको राजधानी लखनऊ से बता रहे हैं।
देश की बात में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का